हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान से प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाता है और ये आपको 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। कहता है कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान होता है वो क्या होता है, ठीक है नहीं, और इसका व्यंजक क्या होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो किताबी परिभाषा होती है उसको हमें याद नहीं करना है, जो मैं आपको जो परिभाषा बताऊंगा उस परिभाषा को आप याद कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीका से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे और इसकी डेफिनेशन है वो भी आपको बहुत आसान तरीका से क्लियर होगी। कहीं पर भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए, सारे टॉपिकों के जो प्लेलिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, सारे के सारे वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है नहीं, तो जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए और उसमें से जो इंपोर्टेंट हैं सबसे ज्यादा उनको तैयार कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब इतना समय नहीं रहा है कि सारे के सारे वीडियो देखोगे। आप इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनको सबको तैयार कर लीजिए। ठीक, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। देखिए, वर्ग माध्यमूल मान क्या है, जो आपको इस हेडिंग में दिखाई दे रहा है वो हेडिंग से ही सारी परिभाषा यहीं से बन जाएगी। वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग यानी कि वर्ग तुम तो जानते हो क्या होता है कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करते हैं ना, किसी संख्या का वर्ग। माध्य मतलब औसत, एक तरह से है ना, माध्य निकालना। मूल यानी कि रूट यानी अंडर रूट। ठीक है नहीं, यही तो होता है। तो ये इसी से परिभाषा बन जाएगी, पहले आप समझिए। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण होता है आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें जो आई होता है वो क्या होता है, ये होता है इसकी तात्क्षणिक धारा। क्या होती है ये, तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक तात्क्षणिक धारा। ठीक है नहीं, और जो ये होता है आपका ये वाला, इसे बोलते हैं धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। ठीक है, क्लियर। और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा टी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका, इसका क्या होता है, ये कला होती है। क्या होती है इसकी, ये कला होती है, यानी कोण होता है। ठीक, क्लियर। तो ये समीकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का। वोल्टता के लिए अगर देखना है तो वोल्टता के लिए क्या होता है, V बराबर V नॉट, सेम ऐसे होता है साइन ओमेगा टी। क्लियर। तो वोल्टता के लिए भी यही होता है। ये इसका क्या है, तात्क्षणिक मान, ये क्या है, शिखर मान, ये क्या है, इसकी कला। सिंपल वही होता है। क्लियर। तो समीकरण समझ में आया। अच्छा, एक बात और समझिए कि जो ये आपको साइन दिखाई दे रहा है, इस साइन का जो ग्राफ बनता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो क्या बनता है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। समझिए, यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा बना हुआ, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर होता क्या है कि ये इसका प्लस वाला सिरा होता है और नीचे आपका माइनस होता है। ठीक है, यहाँ जीरो होता है। होता ये है कि जैसे जैसे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो अपनी दिशा को लगातार बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है। एक बार तो क्या होती है, ये अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, अधिकतम। ठीक है नहीं, एक बार होती है पॉजिटिव, प्लस ऊपर है ना, और क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर एक बार होती है माइनस यानी कि नेगेटिव, नीचे की तरफ आ दिया था यहाँ पर देखिए। तो इसका मतलब यह है कि एक साइकिल पूरा करने में,
इसको एक साइकिल, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को एक पूरा चक्कर में जो समय मान लीजिए कितना लग रहा है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक समय लग रहा है, उसको टी, कैपिटल टी लगता है, तो उसे कहते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे टी से दिखाते हैं। तो इसको पूरा एक चक्कर करने में क्या होता है कि ये 2 बार शून्य होती है ये धारा। क्या बार शून्य होती है? 2 बार, क्योंकि देखिए एक बार प्लस होगी, फिर जीरो होगी, फिर प्लस होगी, सॉरी माइनस में होगी नीचे मैक्सिमम, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद फिर जीरो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है एक पूर्ण चक्कर में 2 बार शून्य होती है और 2 बार अधिकतम होती है। 2 बार शून्य, 2 बार अधिकतम, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले प्लस, फिर माइनस, जीरो, सॉरी जीरो, फिर माइनस, फिर प्लस, सॉरी कितना, जीरो, है नहीं। यानी कि एक बार प्लस होती है, फिर मतलब अर्ध चक्कर पूरा, आधा चक्कर में प्लस और फिर एक बार जीरो। आधे चक्कर में एक बार प्लस होती है और एक बार जीरो होती है। फिर दूसरे जो आधा चक्कर बचा हुआ है उस चक्कर में क्या होती है, एक बार प्लस मतलब मैक्सिमम होती है माइनस की तरफ और फिर जीरो होती है। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसका ग्राफ होता है। इस ग्राफ में ये होता है कि जो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होता है इसका शिखर मान, इसे आई नॉट से दिखाते हैं। क्लियर? और यहाँ तो शून्य होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ये शून्य होता है और यहाँ पे भी शून्य होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, इसका आई नॉट का मान होता है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। ये प्लस है तो ये नेगेटिव में होगा। क्लियर? इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब ये ताच्छिक धारा क्या होती है? ताच्छिक धारा का मतलब ये होता है कि छोटे से समय पर जो धारा होती है, मान लेते हैं कि इस समय में, मान लेते हैं मैं इसको dt समय मान लेता हूँ, तो इस समय पर जो धारा होगी, मान लीजिए यहाँ पर धारा आ रही है, तो जो ये वाली धारा होगी इससे बोलेंगे ताच्छिक धारा। अभी मैंने यहाँ पे I1 किया है क्योंकि छोटा समय माना, ऐसे में इसके पूरे टी के समय के कितने छोटे 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 खंड करूंगा, तो जो मुझे यहाँ पर एक पूरे चक्कर में औसत धारा मिलेगी, ठीक है नहीं, ये धारा जो मिलेंगी ये मुझको dt समय में t1, फिर और दूसरी dt समय में मैं अगर लूंगा यहाँ पर समय, यहाँ पर तो कुछ और धारा मुझे यहाँ पर मिलेगी इस प्रकार से, तो I2 मान लेंगे उसे। तो इसी प्रकार से हमें धारा मिलती जाएंगी, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं ताच्छिक धारा। क्या कहते हैं? ताच्छिक धारा, यानी कि dt समय एक सूक्ष्म समय में जो हमें धारा प्राप्त होती है वही उसकी ताच्छिक धारा होती है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग माध्यमूल मान की। तो देखिए वर्ग माध्यमूल मान की परिभाषा क्या होती है। जो आपको ये ताच्छिक धारा दिखाई दे रही है, इन सभी ताच्छिक धाराओं का वर्ग कीजिए और वर्ग करके इनका योग कीजिए। वर्ग करके इनका योग करके उनका औसत निकालिए। क्या निकालिए? औसत। और उसका फिर अंडरूट करिए, तब जो मान आता है उसे कहते हैं हम वर्ग माध्यमूल मान। कहने का मतलब सभी ताच्छिक धाराओं के वर्गों का औसत, यानी सभी ताच्छिक धाराओं के वर्गों का औसत, ठीक है नी, वर्गों का औसत का वर्गमूल, का वर्गमूल, जितनी धाराएं हैं इनके वर्गों का औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 1 2 3 4 ऐसे, तो इन सभी को जोड़ना है, और जोड़ना है तो क्या संख्या है 1 2 3 4, इनको सबको जोड़ देंगे और 4 से भाग लगा देंगे, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे तो निकालते हैं औसत। तो इसी प्रकार से तो ऐसे इन सभी ताच्छिक धाराओं का क्या निकालते हैं हम? औसत निकालते हैं। इन सभी ताच्छिक धाराओं का क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकलेगा? वो कहने का मतलब ये है कि ये इन सभी ताच्छिक धाराओं का पहले आप वर्ग कीजिए और वर्ग करके फिर इनका औसत निकालिए और उस औसत का अंडरूट कर दीजिए, वही हो जाएगा वर्ग माध्यमूल मान। तो वर्ग माध्यमूल मान ये कहता है, क्या कहता है? सभी ताच्छिक धाराओं का औसत। तो ये I1 I2 I3 है, तो हम एक काम करते हैं, हम I मान लेते हैं। इन सभी I1 I2 I3 I4 ऐसा करके आएगा ना, तो उनका हम I मान लेते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे ना वर्ग करके, तो उसको हम I मान लेते हैं। तो उसको I मानते हैं तो इसको I का हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देंगे? वर्ग। यानी समस्त ताच्छिक धाराओं के वर्गों का औसत, औसत के लिए आप ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है नी। और इस औसत का निकालना है अंडरूट, ऐसे। तो जो ये बनता है यही होता है IRMS। IRMS क्लियर? R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, मीन मतलब माध्य, S का मतलब स्क्वायर। तो बस वही तो है वर्ग माध्य मूल, यानी कि ये होता है रूट, रूट यानी कि मूल, मीन मतलब माध्य, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं RMS। क्लियर?
सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल, सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। क्लियर? सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल। तो ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, तो चलिए इस परिभाषा को यहाँ पर नोट करते हैं, फिर इसके बाद इसका हम व्यंजक देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजक देखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका व्यंजक भी तो देखना है। हम इसका जो रियलिटी में जो आता है इसका व्यंजक एक पूरे चक्कर के लिए, वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। आपको अगर ये चीज नोट करनी है तो आप नोट कर लीजिए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी परिभाषा को यहाँ पे लिखता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के सभी, जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा के सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। इसे IRMS से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था, सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। क्लियर? तो ये इसकी परिभाषा है और ये इसका छोटा सा एक सूत्र है। ठीक है नहीं? अब इसी से हम क्या करेंगे? व्यंजक निकालेंगे। तो आप पहले आप इतना नोट कीजिए और फिर हेडिंग लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। क्या लगाएंगे? वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका व्यंजक देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इसका, यानी कि व्यंजक निकालेंगे। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान का जो व्यंजक होता है पूरे चक्कर में वो कितना होता है, वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? व्यंजक निकालेंगे। तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है आपका I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होता है। ठीक, जब ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है, तो ये इसका क्या होता है? समीकरण होता है। तो चलिए, अब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, हम पूरे एक चक्कर के लिए बात करने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है, क्या पता है? कि हमें वर्ग माध्य मान निकालना है, IRMS निकालना है। कैसे निकलेगा? यानी कि ये यहाँ पर तात्क्षणिक धारा दिखाई दे रही है, इस तात्क्षणिक धारा का वर्ग कीजिए, इसका औसत कीजिए और इसका रूट निकालिए, तब निकल के आता है। ठीक है नहीं? तो चलिए अब इसमें हम मान रखते हैं IRMS बराबर, I का मान हमें पता है ये दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे इसके अंदर। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर I नॉट साइन ओमेगा टी, और देखिए इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका वर्ग और फिर इसका औसत। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी हमने परिभाषा में देखा था कि सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? अब ये IRMS, यहाँ पर कितना हो जाएगा? IRMS, देखिए इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? I नॉट का अलग वर्ग हो जाएगा, I नॉट का अलग वर्ग होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अलग हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका औसत भी हमें निकालना है। क्या निकालना है? औसत। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिए यहां से करते हैं। तो यहां पर तुम्हारा क्या है? IRMS बराबर, अच्छा यहां पर अब क्या हो जाएगा? अब देखिए एक चीज और होता है, क्या होता है? चलिए यही बता देते हैं कि जो आपने पढ़ रखा है कि cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, होता है 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। तो इस वाले क्या करना है? अब देखिए इसको इधर लेके आइए, इसको इधर ले जाइए, पच्छांतर कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के cos 2 थीटा। इसको लाए इधर, इसको लेके इधर। ठीक है, यहां से निकालिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस के cos थीटा, सॉरी 2 cos थीटा। ठीक है नहीं, और बट्टे में ये 2 आ जाएगा इसके। तो आप इतनी वैल्यू को पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है आपको यहाँ रखनी है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ साइन उसके ओमेगा टी, ये इसको पूरे को थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पूरे को थीटा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए यहीं कर देते हैं इसको। तो इसको पूरे को थीटा मानेंगे तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा रखेंगे बटे 2। तो इसे रखेंगे यहाँ पर 1 माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 ऐसे रखें। ठीक है, तो चलिए, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर है आपका यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर यहाँ पर तुम्हारा, और इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस के सॉरी कॉस कॉस 2 ओमेगा टी, और बट्टे में क्या है इसका? बट्टे में इसके 2 कितना है? 2। ठीक है, इस प्रकार से है। और इसका औसत क्लियर। चलिए, आई आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इसके अंदर देखिए यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर, हम इसके बट्टे में रख देंगे 1/2 और माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, इसका औसत क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पूर्ण चक्कर के लिए जो इसका कॉस 2 ओमेगा टी जो होता है वो 0 होता है। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए अब लिखेंगे एक पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए cos 2 ओमेगा टी जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए जो cos 2 ओमेगा टी जो होगा वो कितना होगा? 0। तो जब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हो जाएगा ये आई आर एम एस बराबर, और यहाँ रूट के अंदर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, और ये 1 2 है नीचे, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा। और इसका औसत, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो जब इसको वर्ग को हटाएंगे यहाँ से तो क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा आई आर एम एस बराबर, यहाँ पर निकल के आएगा आई नॉट, और बट्टे नीचे रह जाएगा √2, क्योंकि इसका तो इसका वर्गमूल नहीं होता है √2 का, क्योंकि आई स्क्वायर से तो ये कट जाएगा रूट इसका, परंतु इसका नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से निकल के आएगा। क्लियर, इस प्रकार से वैल्यू निकल के आई। यही होता है क्या? एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्यमूल मान होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से रख दिया जाता है। इसको कैसे रख दिया जाता है कि जो आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस, इसको ऐसे लिखा जाता है कि यानी कि 0.707, ठीक है नहीं, और इसके साथ आई नॉट से गुणा कर देते हैं। तो ये इसका भी सूत्र होता है। इससे कभी कभी सवाल यानी न्यूमेरिकल जो होता है पूछ लिया जाता है। आई नॉट की वैल्यू देगा आपको, आई आर एम एस निकलवाएगा, निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है नहीं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। पी वाई क्यू में भी पूछ लिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये होता है एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्यमूल मान। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया है, प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण हम जानते ही हैं, हमने इसके अंदर रख दिया है, केवल इसके अंदर। तो यहाँ रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी का पूरे का होल स्क्वायर, और इसका औसत करना है। उससे पहले आप समझिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या ले सकते हैं। तो हम इतना तो जानते ही हैं, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इससे पक्षांतर करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, क्योंकि ये आएगा इधर की साइड। ठीक है नहीं, तो यहाँ से 2 बट्टे में पहुंच जाएगा, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा। क्लियर, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको पूरी को थीटा मान लीजिए, तो वही तो किया हमने। तो यहाँ लिखा 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी बटे 2, इसी तरीका से लिखा है। ठीक, अब करना क्या है, ये 2 है, इसके बट्टे लगाओ, इसके भी लगाओ, दोनों के बट्टे लगा दिए। अब हम जानते हैं एक पूर्ण चक्कर के लिए जो cos 2 ओमेगा टी जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसका औसत जो होता है ना, मतलब यहाँ पर के लिए जो औसत जो होता है एक पूर्ण चक्कर के लिए, औसत किसका? इसका, वो क्या होता है? 0 आता है। इतना ध्यान रखना है। तो ये 0 हो जाएगा, तो जब ये 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका औसत। यानी इसका रूट हटाएंगे यहाँ से, अब जब रूट हटेगा तो आई नॉट आएगा, बट्टे में √2 आ जाएगा, और √2 से इसमें भाग लगा देंगे तो इसका ये वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये एक पूर्ण चक्कर के लिए आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान होता है,
ये इसका व्यंजक होता है। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किस प्रकार से निकाला जाता है। एक पूर्ण चक्र के लिए, एक अर्ध चक्र के लिए, या हम कह सकते हैं यानी T/4 टाइम्स के लिए, या 3T/4 टाइम्स के लिए किस प्रकार से हम इसका औसत मान निकालते हैं। बस मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और उसी के आधार पे आप सारे सारे टाइम के लिए आप निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम के लिए आपको पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक कवर करेगा, यानी आपको 5 अंक दिलवाएगा आज का ये वीडियो, क्योंकि इससे प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, तैयार करना है, ठीक है। वैसे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बस थोड़ा सा आना चाहिए। और जिनको आता है उनको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिनको नहीं आता उनको भी टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बस सेम टू सेम होगा। जब मैं एक आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, सेम उसी आधार पर सारे के सारे डेरिवेशन करने होते हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। जो मैंने वो वीडियो आपको अपलोड करवा दिया है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उस टॉपिक को अवश्य तैयार कीजिए, क्योंकि वो भी जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग माध्य मूल मान पूछ लिया जाता है, आपको 5 अंक में पूछेगा, इसलिए उसको तैयार कर लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए और वो टॉपिक आए तो छूटे ना, ठीक है नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए, औसत मान हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि एवरेज करंट है ना, एवरेज करंट वैल्यू, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एसी जो करंट है उसका हम औसत मान निकालेंगे। औसत मान किस प्रकार से निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपका ध्यान ना भटके, ठीक है नहीं। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बस इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं, आपको कहीं पर दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए, औसत मान हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज वैल्यू, यानी कि हम धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट का औसत मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। प्रत्यावर्ती धारा का साइन में ग्राफ बनता है। हमने देखा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, साइन ओमेगा टी। ये समीकरण हमने पढ़ लिया है, ये समीकरण हमने पढ़ लिया है जब हम वर्ग माध्यमूल मान पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने देखा था ये। तो ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका समीकरण है। अब ये तात्क्षणिक मान के लिए है, एक कोई विशेष क्षण के लिए। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका समीकरण होता है। इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, वो ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे, ठीक है नहीं। एक बार धारा क्या होती है इसमें, प्लस होती है, एक बार प्लस होती है और एक बार माइनस हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा एक चक्कर है, यहां से स्टार्ट होती है इस प्रकार से, यहां से लेकर के यहां तक का जो एक चक्कर माना जाता है, पूरा एक साइकिल होता है, पूरा क्या होता है ये, एक साइकिल। और इसमें जो समय लगता है उसको हम टी नाम देते हैं, यानी कि आवर्त काल कहते हैं उसको, ठीक है नहीं। जब धारा ऊपर की तरफ होती है तो प्लस होती है, नीचे की तरफ होती है तो मैक्सिमम होती है, मतलब मिनिमम होती है, और मैक्सिमम ऊपर होती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ जीरो से स्टार्टिंग होती है, एक बार प्लस धारा होगी, ये इसका आयाम होता है, क्या होता है, इसका आयाम होता है, और ये भी इसका आयाम है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो एक बार धारा प्लस होती है, फिर जीरो, फिर माइनस में क्या होती है, अधिकतम होती है, फिर उसके बाद फिर जीरो हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, यानी कि समय पर बदलती है। देखिए,
इस समय पर देखेंगे तो कुछ और धारा मिलेगी, इस समय पर देखेंगे कुछ और मिलेगी, यानी कि इस प्रकार से इसका जो कर्व के आकार का इसका ग्राफ बनता है, वक्राकार, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी के हिसाब से धारा बढ़ रही है। फिर एक समय पर क्या होती है, वो घटने लगती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर से क्या होती है, माइनस की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन बदल जाती है धारा की, समय बढ़ने के साथ साथ, यानी जैसे समय बदलता है उसी प्रकार से धारा का मान भी बदलने लगता है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जो धारा है ऊपर मैक्सिमम धारा, इसे हम आई नॉट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आई नॉट। और इसे भी हम कहेंगे आई नॉट, परंतु ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा चक्कर है, और पूरा चक्कर यानी कि समय टी, कितना समय, टी समय में पूरा समय जो लेता है वो टी समय से आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल टी से दिखाते हैं। इतना आपको आना चाहिए। धारा दो बार शून्य होती है, दो बार अधिकतम, दो बार शून्य। यहाँ से देखिए, एक बार अधिकतम, फिर जीरो, फिर अधिकतम, फिर जीरो, यानी दो बार जीरो होती है, दो बार धारा शून्य होती है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि हमारे घर में जो बल्ब जो होता है, जो प्रत्येक धारा होती है, बल्ब होता है, उसकी जो 50 हर्ट्ज होता है, क्या होता है, 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। अब वो बल्ब जो है, वो 50 हर्ट्ज का होता है, इसलिए 100 बार क्या होता है, वो बंद होता है, 100 बार ही चालू होता है। यानी कहने का मतलब ये कि 100 बार जीरो होगी धारा, तभी तब क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। परंतु ये क्रिया इतनी तीव्रता से होती है कि उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये हमारे जो नेत्र हैं इस क्रिया को पकड़ नहीं पाती है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये इतनी तीव्रता से होती है, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिली सेकंड में ये क्रिया हो जाती है। अब 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये है कि जब दो बार, देखिए एक चक्कर में दो बार शून्य हो रही है, और 100 बार शून्य होगी, तो इसका मतलब ये है कि 50 चक्कर हो गए इसकी, 50 चक्कर में अब दो बार, तो मतलब 100 बार शून्य हो जाएगी, होगी ना, होगी, और 100 बार जलेगी, तो यानी कि एक बार अधिकतम, फिर मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जीरो जीरो होता है, क्लियर। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफ होता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे निकालते हैं। तो औसत मान हम यहाँ पर निकालेंगे एक पूर्ण चक्कर के लिए पहले तो, और फिर हम निकालेंगे अर्ध चक्कर। अर्ध चक्कर जानते हो, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गई तो पूर्ण चक्कर, और जो आपको यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है ये है इसका आधा चक्कर, और फिर इसका भी आधा करेंगे तो ये आता है यहाँ पर T/4, ये इसका आधा चक्कर। और जब इसका आधा करेंगे तो ये यहाँ पर आता है 3T/4, ये भी इसका है। तो यानी कि इनमें से किसी भी समय पर पूछे आपको, या इस पे पूछे, या इस पे पूछे, या इस पर पूछे, या टी पर पूछे, यानी कि एक पूर्ण चक्कर के लिए पूछे, चाहे अर्ध चक्कर के लिए पूछे, या आपका 1/4 चक्कर के लिए पूछ सकता है, ठीक है नहीं, 3/4 चक्कर के लिए पूछ सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक डेरिवेशन करवाऊंगा और सेम उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये इसका होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका औसत मान निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो एक प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका ग्राफ जो होता है साइन में इस प्रकार से ही बनता है। प्रत्येक साइन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर साइन में ग्राफ इसी प्रकार से बनता है। तो दो प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर में दो बार शून्य होती है और दो बार अधिकतम होती है, एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में। मतलब माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू माइनस की है, नहीं, वो डायरेक्शन है उसकी, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में पहुंच गई। अब जो धारा ऐसे बह रही थी वो अब ऐसे बहेगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन बदल दे रही, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, इसी प्रकार से होती रहती है, ठीक है नहीं। तो इसलिए तो ये इसका ग्राफ होता है, और एक पूर्ण चक्कर में दो बार शून्य होती है और दो बार अधिकतम होती है, क्लियर। ये इसका समीकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है नहीं। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालते कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे निकाला जाता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एक पूर्ण चक्कर के लिए। अब मैं आपको बता दूं एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत धारा कितनी होगी। खुद सोचिए, दिमाग से सोचिए कि देखिए यहाँ से एक बार होती है प्लस, फिर जीरो, फिर माइनस में प्लस, मतलब माइनस में अधिकतम, फिर जीरो। तो भाई एक पूरे चक्कर में औसत धारा कितनी हुई। औसत धारा का मतलब ये है कि जितनी अधिकतम है उतनी ही देखिए जितना अधिकतम है उतना ही नेगेटिव है, और जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा ना। जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर अधिकतम है यहाँ पर, और 5 एम्पियर यहाँ पर क्या है, न्यूनतम है। कहने का मतलब जब इनको जोड़ेंगे, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण चक्कर में औसत धारा जो होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे क्या शून्य होती है या नहीं।
तो कैलकुलेशन से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर उस कैलकुलेशन को करने वाला हूँ, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान कितना होता है। आप लिख लेना, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान, ठीक। इस प्रकार से होगी, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया एक पूर्ण चक्कर में, ठीक है नहीं। आप आपको पता होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर होता है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये W नहीं है, ये ओमेगा होता है, ठीक। तो ये होता है, ये है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। आप जानते हो, इतना तो आपको पता है। अभी हम बात करें एक पूर्ण चक्कर के लिए, तो एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा को जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। तो एक पूर्ण चक्कर में लगा समय, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर, एक पूर्ण चक्कर में लगा समय। अब एक पूर्ण चक्र में लगा समय कितना होगा, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि आवर्तकाल यानी हम मान लेंगे टी, कितना, टी। पूरे चक्कर में समय लग रहा है वो टी लग रहा है, क्लियर। अब देखिए औसत मान यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत मान, औसत मान। औसत मान के लिए क्या करना पड़ता है, औसत मान के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या रखना है, हम निकालेंगे आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज। और आई एवरेज जो निकालना है वो निकलेगा, इंटीग्रेशन करना होगा हमें, कहां से, अब देखिए पूरे समय के लिए निकालवा है, मतलब एक चक्कर के लिए, एक चक्कर में समय कितना लग रहा है, टी। तो यानी कि 0 से टी के लिए पूछ रहा है, और यहाँ पर हम आई लेंगे, आई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे समय के सापेक्ष, और आपका समय कितना है, टी, क्लियर। इस प्रकार से पूरा जो समय लग रहा है औसत हम निकालेंगे ना इसके लिए। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये समीकरण हमको ध्यान रखना है, ये सूत्र याद रखना है हमको, यानी कि सूत्र है ये, इस सूत्र से ही हम करेंगे इसको। तो चलिए अब करना क्या है, आपको पता है आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आई एवरेज, आई एवरेज इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन 0 से टी, और यहाँ मान रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, और समय कितना लग रहा है आपको यहाँ पर, पूरा टी, ये सब का बटे है, ठीक है नहीं। हम इसका सवाल कर रहे हैं केवल। तो अब देखिए यहाँ पर टी है, अब क्या करना है, इस टी को बाहर निकाल लीजिए और आई नॉट को भी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि इनका समाधान नहीं होगा, ये कैपिटल टी है यहाँ पर। तो यहाँ पर निकाल लेंगे इसका, देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आई नॉट वटे टी, ठीक। इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से कैपिटल टी, और साइन ओमेगा टी, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, अभी हमने कुछ नहीं किया है। किया क्या है, आपको बस ये फॉर्मूला को याद रखना है, औसत मान निकालना है धारा का, एक पूर्ण चक्र के निकाल रहे हैं, तो आई एवरेज बराबर ये वाला फॉर्मूला पूरे चक्र के लिए 0 और टी से, 0 से टी, ठीक है नहीं। पूरे चक्र के लिए समय टी माना था ना, इसलिए 0 से टी, अगर आधा मान दे तो 0 से आधा, मतलब T/2 ऐसा करके। और यहाँ वट्टे में क्या आया है, टी आया है, टी के निकाले इसलिए टी आया है यहाँ पर, ठीक। और आई डी टी, यानी कि हम समय के साथ क्या कर दिया है, इसका समाकलन कर रहे हैं इसका, ठीक है नहीं। जो तात्विक धारा है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, उसका समाकलन कर रहे हैं हम टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे कर दिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, आई नॉट और टी को बाहर निकाल लेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा। इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी, केवल इतना किया है अभी हमने, क्लियर। अब देखिए, अब हम आई करेंगे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, आई करते हैं। अब यहां से करते हैं इसको, ठीक। आई एवरेज आई नॉट अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी का, ठीक है नहीं। तो यहां पर हम फिर से लिख लेते हैं इसी को, आई एवरेज, आई एवरेज इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए आई नॉट अपॉन टी था यहाँ पर, 0 से कैपिटल टी साइन, साइन ओमेगा टी, क्लियर। अब इसका समाकलन कैसे होगा, देखिए आपको बस इतना याद रखना है, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको याद रखना है,
यानी कि अगर आपका कहीं ऐसे दिया हो साइन के और एक्स dx, ऐसे दिया कि एक्स dx, इसका समान कैसे होगा? इसका समान होता है cos के एक्स अपॉन के, ध्यान रखना है, ठीक, यानी कि माइनस कॉस के एक्स अपॉन के। तो यहां पर देखिए ओमेगा है, यहाँ के है, यहाँ टी है, यहाँ एक्स है, और यहाँ पर डी टी भी होगा क्योंकि समय के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष है इसलिए यहाँ पर कर दिया है। तो ऐसे ही इसको करना है, तो करिए इसको। आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट अपॉन में टी। अब इसका समान करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होगा, और जीरो से कैपिटल टी। अब करना क्या है, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो आई एवरेज आई नॉट माइनस का यहाँ बाहर और कैपिटल टी, इसका हम क्या करेंगे? कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ये काम करना है। अब आपको लिमिट का मान रखना है। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट है तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आई एवरेज माइनस का आई नॉट अपॉन में टी रख दीजिए, तो जो कॉस ओमेगा कैपिटल टी वटे में ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा और इनटू में जीरो वटे में ओमेगा। क्लियर? तो यहां पर कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा आई एवरेज माइनस का वन अपॉन मतलब माइनस का आई नॉट अपॉन टी वटे में कैपिटल टी। ये कितना हो गया? यहाँ इसका मान रखते हैं, क्या रखते हैं? इसका मान रखते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं ना, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा यहीं चला आएगा। क्लियर? अब कितना रह गया यहाँ पर? ये हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस का यहाँ रह गया 0 डिग्री, क्योंकि देखिए 0 का यहाँ पे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये? आई एवरेज बराबर माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। क्लियर? अब यहाँ देखिए कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा का वैल्यू होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में टी और इन टू में यहाँ पर भी टी है, माइनस कॉस 0 का मान होता है 1। क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई एवरेज, इधर लिखते हैं आई एवरेज बराबर माइनस का आई नॉट अपॉन में ओमेगा टी। यहां देखेंगे टी से टी कट गया, बचा कॉस 2 पाई। अब cos 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1, यानी 1 हो जाएगी, क्योंकि 360 हो जाएगा ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो इसका मान होता है 1 माइनस के 1, ठीक है नहीं। अब कितना आ जाएगा? 1 में से बन गया 0, और 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा निकल के? आई एवरेज 0 ही आएगा, क्योंकि किसी 0 का गुणा करते की संख्या में तो 0 आता है। 1 में से बन गया 0 और 0 गुणा करेंगे इसमें, जो गुणा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है औसत धारा कितनी निकल के आई आपकी? 0 निकल के आई। क्लियर? यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण चक्कर के लिए जो औसत धारा होती है उसका वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है। पूरे चक्कर के लिए क्या होती है औसत धारा? मैं पहले भी आपको समझाया था कि एक पूर्ण चक्कर में जो औसत धारा होती है वो 0 होती है। क्लियर? तो देखिए इसी प्रकार से हमने किया था, केवल हमने पूरे चक्कर के निकाला तो यहाँ टी लिया, वट्टे में भी टी लिया। अगर आधे के निकालेंगे तो t/2 वट्टे में यहाँ पे भी आएगा t/2, ठीक है नहीं। तो चलिए अब मैं आधे चक्कर के लिए आपको निकाल के दिखाता हूँ। पूर्ण चक्कर के लिए आपको आ गया है, तो चलिए आधे चक्कर के लिए देख लीजिए, फिर बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं अर्ध चक्कर के लिए। तो हेडिंग लगाना है अर्ध चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अर्ध चक्कर के लिए। यहाँ लिख दिया है मैंने क्योंकि जगह का बहुत कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिए इतने बीच में तो क्या होता है लाइट का प्रकाश आता है, ठीक है नहीं, इस कारण से क्या होता है यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अर्ध चक्कर के लिए। किसके लिए देखेंगे? अर्ध चक्कर के लिए। देखो अब ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, वही चीज लिखना होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण तो हम जानते ही हैं क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन
ओमेगा टी, ये होता है ना, होता, ये समीकरण होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये नहीं पता होगा तो कहाँ से करोगे, ठीक है नहीं, ये गलत शब्द नहीं लिख लेना है, ऐसे लिखना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद कर लेना है, 2-4 बार फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं आध चक्कर के लिए, तो समय कितना हो गया भाई, आधा समय लगेगा ना, जब आधा चक्कर करेंगे तो आधा ही समय लगेगा, ठीक है नहीं, पहले लगा रहा था टी तो अब लगाएगा T/2, तो अर्ध चक्कर में लगा समय, ठीक है नहीं, हम बात करेंगे यहाँ पर अर्ध चक्कर, अर्ध अर्ध चक्कर, अर्ध चक्कर में लगा समय, लगा समय निकालें। देखिए समय जो होगा यहाँ पर कितना होगा T/2, क्लियर, यानी T/2, ठीक। चलिए अब क्या निकालना है, औसत मान, अब निकालेंगे औसत, औसत मान, औसत मान कैसे निकल के आएगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि जो आई एवरेज है, आई एवरेज वो क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है 0 से, अब करेंगे T/2, पहले किया था T तक, और आई डी टी, और सब की बट्टी में क्या आएगा यहाँ पर T/2, क्लियर। आपकी देखिए बस यहाँ समय था, वहां पर हमने आधा रख दिया है, ठीक। चलिए तो अब कितना हो जाएगा, ये आई एवरेज आपको वैल्यू रखना है इसके अंदर, क्या रखना है भाई, देखिए ए बी का मतलब एवरेज होता है, ठीक है, आई एवरेज, तो आई एवरेज यहाँ पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज किसी के ऊपर क्या करते हैं, बाजे बाजे क्या करते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, देखिए एवरेज निकालते हैं ना, तो यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, आई का एवरेज निकालना है तो ऐसे एक रेखा खींच देंगे, और नहीं तो ऐसे नहीं करना होता है मैंने, तो क्या करना कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो मतलब ये है कि मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। मान रखिए इसके अंदर, इसके अंदर मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से T/2 रखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा आई नॉट साइन, साइन ओमेगा टी, और यहाँ सब की बट्टी में है भैया T/2, क्लियर। अब देखिए T/2 और आई नॉट बाहर निकाल लीजिए, जब निकालेंगे इसको बाहर तो क्या आएगा, आई एवरेज, आई एवरेज, आई नॉट, अब देखिए T/2 बाहर आएगा तो इस 2 को ऊपर कर दीजिए, तो 2 ऊपर हो जाएगा, T नीचे हो जाएगा, क्लियर। अब इंटीग्रेशन 0 से T/2, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी, क्लियर, और यहाँ dt भी होगा क्योंकि भाई dt दिया गया है, क्लियर, तो यहाँ पे भी dt कर दीजिए। अब देखिए वही सिस्टम यहाँ पर बन गया, इसका समाधान क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था, साइन ओमेगा टी दिया हो तो इसका मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर टी में ओमेगा, क्लियर, तो ये हो जाएगा, तो करिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा आई एवरेज, आई एवरेज, यहाँ हो जाएगा 2I0 ओवर टी में टी, इसका समाकलन होगा आपका यहाँ पर माइनस के कॉस ओमेगा टी और टी में ओमेगा, ठीक है नहीं, और इस पर 0 से T/2, क्लियर, इस प्रकार से होगा। यहां तक कोई डाउट, इतना होगा, आप देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं, ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं पर कट नहीं रहा है, ठीक है नहीं। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इंक हमने डाल लिया है, अब आगे करते हैं इसको, थोड़ा सा यहीं से करते हैं, क्या हो जाएगा जब आई, आई एवरेज, आई एवरेज जो हो जाता है वो हो जाता है 2I0 अपॉन में टी, क्लियर। और यहाँ पर जो हमने अभी किया है, देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए बाहर, ठीक है नहीं, अंदर रह गया आपका कॉस ओमेगा टी और बट्टे में ओमेगा, और इस पर आपका 0 से T/2, क्लियर। अब कितना हो जाएगा, आई एवरेज यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2I0 बट्टे में टी, और यहाँ पर आप अपर लिमिट का मान रखिए, तो कॉस ओमेगा इनटू में T/2 और बट्टे में ओमेगा, क्लियर, माइनस यहाँ पर ऐसे करेंगे तो कॉस ओमेगा इनटू में 0 बट्टे में ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लीजिए बाहर, तो जब ओमेगा बाहर कॉमन ले लेंगे तो भैया बाहर आ जाएगा ये, तो ठीक है ना, तो माइनस का 2I0 बट्टे ओमेगा और कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या रह जाएगा कॉस। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू होती है, हमने बताया था आपको,
तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी। तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई/टी, सॉरी 2 रख रहा हूं मैं यहाँ पर, टी इन टू में t/2 भी है, ठीक। और माइनस यहाँ से तो बाहर ओमेगा तो बाहर आ गया ना ये, ठीक है नहीं, तो यहाँ कितना हो गया cos 0 डिग्री। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो यहाँ बचा आई एवरेज माइनस का 2t अपॉन, सॉरी t बोल रहे हैं हम यहाँ पर, आई नॉट है ओमेगा टी। यहाँ हो गया जी आपका cos पाई माइनस का, इसका मान होता है 1। क्लियर। इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो हो जाएगा आई एवरेज माइनस 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा टी। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओमेगा हमारा रखिए, तो यहाँ 2 पाई/टी इंटू में टी। क्लियर। कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो माइनस का 1 और -1, ठीक। क्लियर। देखिए इससे कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई एवरेज का क्या बचेगा यहाँ पर आप देखिए, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 2 आई नॉट/बट्टे में केवल 2 पाई बचेगा यहाँ पर, माइनस तो यहाँ पर है ही है, और इनटू में यहाँ पर कितना है, ये आएगा माइनस का 2। देखिए माइनस से तो माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई कैंसिल का मतलब प्लस हो जाएगा, और जो इसका जो 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी आई एवरेज की, वो कितनी आएगी, वो आई एवरेज की वैल्यू आएगी यहाँ पर भाई 2 आई नॉट अपॉन में पाई। तो देख लीजिए, इस वैल्यू को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका PYQ में पूछ दिया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। 2 आई/पाई वैल्यू होती है, ये अर्ध चक्कर के लिए निकल के आया है। एक बार इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका से बताया है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ठीक है नहीं। तो देख लीजिए, इस प्रकार से निकाला है, आधे चक्कर के निकाला तो ऐसे। अगर तुम्हें आपको निकालना है यानी कि t/4 समय के लिए, तो आपको करना क्या होगा ना, कि इसकी जगह पर t/4 रखना होगा, और यहाँ पर भी t/4 रखना होगा। क्लियर। आपका मान निकल आएगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है। अर्ध चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान किस प्रकार से निकालते हैं, वैसे अर्ध चक्र के लिए ही पूछा जाता है, ठीक है नहीं। अभी तक नहीं पूछा गया है कि यानी कि t/4 के लिए निकालिए। अगर पूछा जाए तो आपको करना ऐसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस देखिए सेम उसी प्रकार से तो कर रहे हैं हम, यहाँ पर टूटेगा तो वैसे ही यहाँ पर ये बस t/4 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।